दोस्तों, शादी की तैयारियां जोरों से चल रही होती है और सुमन लड़की की जो शादी है वो आज ही के दिन होनी है और बारात आने की तैयारी में सारे रिश्तेदार और सारे घर के लोग इधर-उधर टहल रहे हैं और सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। दोस्तों, सुमन भी अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे के अंदर है और तरह-तरह की बातें उसकी सहेलियां उससे करती जा रही हैं। दोस्तों, कोई सुमन से कह रहा है कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी, कोई कह रहा है कि भूलेगी क्यों नहीं क्योंकि अपने साजन का प्यार जो पा जाएगी। और इन सारी बातों से सुमन शर्म से पानी-पानी हो रही होती है और अंदर ही अंदर खुशी के मारे झूम भी रही होती है क्योंकि आज उसकी शादी है और कल इसकी सुहाग रात होने वाली है। दोस्तों, सुमन की जो सहेलियां होती हैं, वो उसके हाथों में मेहंदी लगा रही होती हैं और उसके बाल में भी मेहंदी लगा रही होती हैं और उसके पूरे शरीर में हल्दी का लेप लगा रही होती हैं। खाना भी बन रहा होता है, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और सारे लोग शाम का इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब शाम हो जाती है और शाम को लगभग 2 से 3 घंटे रात भी बीत जाते हैं, तभी सारे जो घरेलू लोग होते हैं, जो रिश्तेदार आए होते हैं, घर के सारे लोगों में थोड़ी-सी खलबली मच जाती है। दोस्तों, वो खलबली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तब जब 3 घंटे रात बीत जाती है और फ़ोन भी नहीं लगता बारातियों का। इधर लड़की का जो बाप होता है, वो बेड रेस्ट होता है और वो कई बार संपर्क करने की कोशिश करता है अपने समधी से, लेकिन उसका जो फ़ोन है, वो नहीं लगता है। तभी जो लड़की होती है, वो अपने हस्बैंड के पास फ़ोन लगाती है और पूछती है क्या हुआ? बारात कहाँ पहुँची है? क्योंकि इधर के सारे लोग बिल्कुल चिंतित हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि बारात नहीं आएगी क्योंकि बारातियों की जो बारात है वो आने ही वाली नहीं है। दोस्तों, उधर से वो लड़का जो जवाब देता है, उसे सुनने के बाद सुमन के भी होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी सुन कर के आपके भी होश उड़ जाएँगे कि कैसे एक लड़का एक लड़की की जो शादी होती है वो बारात तय होने के बाद भी सारी तैयारियां होने के बाद भी नहीं आती है। दोस्तों, अगर कहानी जरा भी आपको अच्छी लगे तो मेरा हर वीडियो में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होता है और एक ही अपील होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मेरा हौसला मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये बात है आज से 2 साल पहले की जब सुमन नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपना सारा काम-धाम करते हुए भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, सुमन जब पढ़ाई कर रही थी तब वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके सारे स्कूल में, उसके कॉलेज में जितने भी लोग होते थे, वो उसको ही देखा करते थे क्योंकि उसकी जो सुंदरता थी, वो सर से पाँव तक थी। और वो सुंदर के साथ-साथ पढ़ने में भी बहुत अच्छी लड़की होती है और उसके पिताजी भी एक गरीब थे और ऑटो रिक्शा चला करके इन सब का गुजारा कर रहे थे। दोस्तों, सुमन धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और सुमन के जो पिताजी होते हैं, वो एक अच्छा-सा लड़का देख करके उसकी शादी तय कर देते हैं। दोस्तों, शादी इस बात पर तय होती है कि सुमन के जो पापा हैं, वो उस लड़के को दहेज में एक मोटरसाइकिल और ढेर सारे जेवरात जैसे चैन, अंगूठी ये सारी चीजें देने वाले थे। दोस्तों, इसी बात पर शादी तय हो जाती है और इसी दहेज पर शादी तय हो जाती है। दोस्तों, उसके पिताजी अपनी स्थिति को समझते हुए ये सोच रहे थे कि मैंने जो जमा पूंजी रखी हुई है, कई वर्षों से मेहनत करके उन सब को लगा दूंगा और एक गाड़ी, चैन, अंगूठी उस लड़के को दे दूंगा। दोस्तों, ये सारी चीजें वो अपने मन में रखे हुए थे और शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद बात यहाँ तक आ जाती है कि जो वो तिलकोत्सव होता है वो शादी के 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते पहले ही उसका डेट रख दिया जाता है। दोस्तों, बारातियों की तरफ से जो बारात के मालिक थे यानी कि लड़का का जो पिता था, उसके मामा, उसके चाचा, ये सारे लोग इसी खुशी में थे कि तिलक तिलक में आते समय ये सारे लोग ये सारी चीजें मुझे दे देंगे और ये बात भी हो जाती है लड़की और लड़का के पक्ष में कि ये सारी चीजें तिलक में ही दे देना है
उसके बाद हम लोग बारात लेकर आएँगे और शादी भी कर लेंगे। दोस्तों, लड़की का जो बाप होता है वो कहता है, मुझे देना तो सारी चीज़ें ही है, तो आप चाहे तिलक में ले लो, चाहे बारात में ले लो। दोस्तों, वो मान जाता है और कहता है कि बिल्कुल ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को आप तिलक में ही मुझसे ले लेना, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, फिर वो जो होता है वो समय धीरे-धीरे बीतने लगता है और तिलक के 1 हफ्ते पहले ही एक अनहोनी हो जाती है, जिससे वो जो सुमन का पिताजी थे, उनका ऑटो रिक्शा चलाते समय एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसी ऑटो रिक्शा में वो घायल हो जाते हैं। दोस्तों, चोट बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, उनके हाथ और पैर दोनों टूट जाते हैं और सर में भी काफ़ी चोट आ जाती है। इस वजह से जो सुमन के पिताजी थे, वो उसी ऑटो रिक्शा में गिर जाते हैं। उनके रिश्तेदार भी आते हैं और सारे लोग उनको उठा करके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल में जाने के बाद करीब 3 से 4 दिन वो बेड रेस्ट रहे और 3 से 4 दिन के बीच में उनको जब थोड़ा-सा आराम लगा, तो उनके जो रिश्तेदार थे, वो डॉक्टर को बताते हैं कि कैसे इनके ही लड़की का तिलकोत्सव है और ये आने वाले 2 दिन के बाद तिलक में जाने वाले हैं। जब दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं, तो डॉक्टर जो होता है वो उन्हें डिस्चार्ज कर देता है और कहता है कि बिल्कुल इनको लेके जा सकते हो अगर ये सारी दिक्कतें हैं, वरना ये जाने के तो काबिल नहीं थे। दोस्तों, फिर सारे रिश्तेदार उनको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और लेकर के उनको घर चले आते हैं। दोस्तों, इतना ज़्यादा उनके इलाज में पैसे लग गए थे और इतना ज़्यादा खर्चा आ गया था कि वो जो सुमन के पिताजी थे, वो यही सोच रहे थे कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें, मैं कैसे गाड़ी, चेन, अंगूठी ये सारी चीज़ें इसी 2 दिन के अंदर अरेंज करूँगा और अपनी लड़की की तिलकोत्सव में अपने दामाद को दूँगा। दोस्तों, ये इसी चिंता में डूबे रहते थे और सारे रिश्तेदार आ जाते हैं क्योंकि तिलक में आज ही जाना है और सुबह-सुबह ही सारे रिश्तेदार घर पे आना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इधर सुमन के जो पिताजी थे वो इसी सोच और इसी चिंता में डूबे थे और उधर से फ़ोन भी आ जाता है लड़का पक्ष की तरफ से कि आप लोग आ रहे हो आज? तो इधर से भी कहते हैं हाँ, हम लोग आ रहे हैं। दोस्तों, इधर से सारे लोग तिलक के लिए लड़के के घर की तरफ चल देते हैं और वहाँ जाने के बाद क्योंकि तैयारियाँ कुछ हो नहीं पाई थी, सारा पैसा खर्च हो गया था सुमन के पिताजी के इलाज में। इसलिए उसके पिताजी ना तो गाड़ी ले पाए थे और ना ही कोई गहना ले पाए थे। दोस्तों, उधर जाने के बाद सारे लोग यही सोच रहे थे कि कैसे होगा? लेकिन रिश्तेदारों ने कहा कि क्या होगा? जो होगा सब हो जाएगा क्योंकि पैसे नहीं है तो क्या हुआ? ये सारी चीज़ें हम लोग शादी में अरेंज कर देंगे। अभी अचानक में एक्सीडेंट हो गया, पैसे खर्चे हो गए, तो कहाँ से ये सारी चीज़ें हो पाएँगे? दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ से ये लोग वापस आते हैं, लेकिन जो लड़का पक्ष होता है, वो समझ जाता है कि ये सारी चीज़ें अब मुझे नहीं मिलेगी और वो जो होते हैं, वो गुस्सा कर लेते हैं और मन ही मन ये सोच लेते हैं कि अब ये तो मुझे कोई चीज़ देने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना हम लोग शादी पर ही ना जाएँ और शादी मना कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ऐसे मना कर दोगे, तो तुम लोगों के ऊपर कंप्लेन हो जाएगी, तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दिए जाएँगे। दोस्तों, वो जो लड़का पक्ष होता है वो कुछ नहीं बोलता है और उनको विदा-विदाई करा करके वो घर पर बैठ जाता है और सोच लेता है कि करने दो इनको तैयारियां क्योंकि जैसे ये लोग मुझे परेशान किए हैं, मेरा खर्चा करवाए हैं, वैसे इनका भी खर्चा होगा, तभी ये इनके जो होश है वो ठिकाने आएँगे। क्योंकि इन्होंने तो कुछ मुझे दिया नहीं, जो वादा किया था कि मैं तिलक में गाड़ी दे दूँगा, चेन दे दूँगा, अंगूठी दे दूँगा, कुछ नकद भी दे दूँगा, यहाँ तो कुछ मिला नहीं, उल्टा मेरा खर्चा भी करवा दिए। दोस्तों, इधर लड़की पक्ष वाले भी खुश हो जाते हैं कि कैसे वो सारे लोग अभी शादी के लिए राजी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ भी नहीं दिया, फिर भी वो लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इधर तैयारियां जोरों-शोरों में शुरू हो जाती हैं और वो जो समधी होता है, लड़की का बाप जो होता है, वो लड़के के बाप के पास फ़ोन करता है 2 दिन पहले ही शादी के कि ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे-धीरे करके दे दूँगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ढेर सारा पैसा इसी इलाज में ही खर्च हो गया, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ। दोस्तों, लड़का का जो बाप होता है वो भी यही सोचता है कि खर्चा तो इनका कराना ही है। वो भी कहता है ठीक है दे देना, बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब जो लड़की वाला होता है, लड़की का जो बाप होता है, वो बहुत खुश हो जाता है, सोचता है अब तो शादी होकर ही रहेगी क्योंकि उधर लड़का का बाप जो है वो मान गया है।
मेरा समधी जो है वो बहुत अच्छा है। दोस्तों सारी तैयारियां इधर चालू हो जाती हैं शादी की, और शादी की सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी वाले दिन जब बारात नहीं आती है तो सारे लोगों में खलबली मच जाती है और एक दूसरे से कानाफूसी शुरू हो जाती है कि बारात तो आएगी नहीं, यहाँ की सारी तैयारियां बेकार हो गई। दोस्तों जब फोन किया जाता है, लड़की अपने लड़के के पास फोन करती है जिससे उसकी शादी तय होती है, क्योंकि तिलक के बाद या तिलक के पहले ही दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुल मिल गए थे, काफी ज्यादा बातें भी हो रही थी। एक स्मार्टफोन जो होता है वो लड़का लड़की के पास भिजवा दिया होता है, जिससे उन दोनों की वीडियो कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग और ढेर सारे फोन कॉल्स पे बातें भी होती थी। दोस्तों ये सारी चीजें लड़की को भी नहीं पता था कि वो लोग बारात लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन जब वो फोन करती है और पूछती है तो वो लड़का कहता है कि नहीं, हम लोग बारात लेकर के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मेरा बहुत खर्चा करवाया था तिलक में और पैसे एक रुपए भी नहीं दिया। जो वादा किया था, गाड़ी, अंगूठी, चैन, ये सब कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं कि तेरे पिताजी का भी ढेर सारा खर्चा हो जाए। दोस्तों वो लड़का जो होता है वो उस लड़की को डांट देता है और कहता है कि आप फोन रखो और आज के बाद तू मेरे मोबाइल पे फोन भी नहीं करेगी, क्योंकि न तो मैं तुमसे शादी करने वाला हूं और ना ही भविष्य में कभी सोच भी सकता हूं, क्योंकि जो तूने वादा किया था वो सारी चीजें तो तुम्हारे पिताजी ने दिया नहीं। क्या मैं फ्री में तेरे साथ शादी कर लूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं फ्री में तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। दोस्तों लड़की रोने लगती है और मोबाइल से फोन काट देती है और अपने बाप को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी जो बारात है वो नहीं आने वाली है और बारातियों की अब आप लोग चिंता छोड़ दो। दोस्तों सारे लोगों में रोना पीटना मच जाता है, सारे लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक लड़की की बारात जिस दिन आने वाली थी उस दिन पता चलता है सारी तैयारियां होने के बाद खाने पीने की चीजें, टेंट, इधर डेकोरेशन, ये सारी चीजें हो चुकी होती हैं, लेकिन सब के सब व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों लड़की भी काफी चिंता में हो जाती है, लेकिन लड़की ने अंदर से ठान लिया कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी, और वो अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। दोस्तों एक ही वर्ष में उस लड़की को एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है और वो एक अधिकारी रैंक पर जाकर के नौकरी शुरू कर देती है। दोस्तों जब वो एक अधिकारी रैंक में नौकरी पा जाती है और वहां पे वो नौकरी करना शुरू कर देती है, और कुछ दिन के बाद वो जो लड़का होता है जिससे उसकी शादी तय थी, जिससे वो वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैटिंग और ढेर सारी कॉल भी कर चुकी थी और उसको भली भांति जान भी चुकी थी, दोस्तों वो लड़का उसी ऑफिस में अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। दोस्तों जैसे ही वो अंदर जाता है और उस लड़की को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, उसी की होने वाली पत्नी थी जो 2 साल पहले इसकी शादी तय होती है। दोस्तों वह उसे देख करके और इतने बड़े पोस्ट पे देख करके चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम सुमन हो? तो सुमन कहती है हाँ मैं सुमन हूँ, और मुझे भी पता है कि तुम मनोज ही हो जिससे मेरी शादी तय थी, लेकिन तुम लोग दहेज के इतने बड़े लालची हो, पैसे के इतने बड़े लालची हो कि पैसे की वजह से तूने मेरे साथ शादी मना कर दिया था। दोस्तों वो कहता है, हाथ जोड़ लेता है और कहता है सुमन बहुत बहुत परेशानियां हो गई हैं मेरे पास, मेरे पापा की डेथ हो गई है और मेरे घर में दाने दाने के लाले पड़ गए हैं। जो पापा पहले कमाते थे, घर का खर्चा चलता था, आज वो 1 साल से इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरी नौकरी मुझे दे दो और मेरा इंटरव्यू सफल कर दो। वो लड़की कहती है कि ऐसे नहीं होता है, अगर तूने मेरे साथ वो सारी चीजें जो किया है उस वजह से, तो मैं चाहूं तो तुझे धक्के मार करके यहां से निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन तू अपना इंटरव्यू पहले अपनी फाइल मुझे दिखा, अगर तेरी फाइल सही होगी तो तुझे नौकरी मिलेगी, वरना जैसे सारे लोगों के साथ हो रहा है ऐसा तेरे भी साथ होगा। दोस्तों वो हाथ जोड़ करके खड़ा था, लेकिन सुमन उसकी फाइल देखती है तो उसकी फाइल कंप्लीट थी और मन ही मन सोचती है कि ये है तो एक लड़का ही, इससे क्या, इसके पिताजी की गलती थी, लेकिन गलती इसने भी किया था जो दहेज के लालच में आ गया था। दोस्तों वो कहती है कि मेरी जगह कोई और होती तो तुझे धक्के मार करके निकाल देती, लेकिन तेरी फाइल कंप्लीट है, तेरी डिग्री सही है, इस वजह से मैं तुझे जॉब पर कंप्लीट रखती हूँ। दोस्तों वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन ये ठान लेता है कि मैं भी पैसे कमाऊंगा
और बहुत अमीर बनूँगा और इसी लड़की सुमन से ही शादी करूँगा। दोस्तों धीरे-धीरे वो उसी ऑफ़िस में काम करने लगता है और सुमन उसकी बॉस होती है। धीरे-धीरे फिर से उन दोनों का जो होता है वो रिश्ता तय हो जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। और आने वाले समय में सुमन और मनोज की जो शादी होती है, वो एक-दूसरे के साथ हो जाती है। दोस्तों अब जो वो मनोज था, वो सदा-सदा के लिए सुमन से अपनी निगाहें भी उस तरीके से नहीं मिला पाता था कि वो उसका पति है, क्योंकि वह उसके एहसानों तले दब गया था, क्योंकि उस लड़की ने उसके साथ जो किया था, वो कोई और तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि उसके ही एहसान से उसको नौकरी मिली थी और आज उसके एहसानों तले दब करके पूरी ज़िंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों लड़कियाँ भी कम नहीं होती हैं, अगर वो ठान लें अपने आप से कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, तो सुमन के जैसी शादी टूट जाने के बाद भी वो एक अच्छी अधिकारी रैंक की नौकरियाँ ले सकती है। दोस्तों आज सुमन और मनोज एक-दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं और सुमन सदा-सदा उस मनोज को अपने नीचे ही और अपने इशारों पर नचा रही है। दोस्तों आपको कैसी लगी सुमन और मनोज की कहानी और सुमन के बारे में आपका क्या ख़्याल है? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आपके हर कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।